का मेरा सेकेंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं यहां कराने वाला हूं। यदि आप लोग मेरा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो पार्ट का मैंने नोट्स यूट्यूब में डाल दिया है, यदि वो नहीं देखा है तो कृपया जाकर देख ले। तो आज जो हम क्लास 10 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण, या कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे आज हम यहां करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है, सबसे पहले जो यहां मैंने प्रश्न लिखा है, प्रश्न नंबर 1, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है VVI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बताया गया है। तो क्वेश्चन है जो प्रश्न है वो प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा, तो इसे मैं पहले एक बार समझा देता हूं, उसके बाद मैंने जो लिखा उसे बता दूंगा। समझाऊंगा तो आपको याद रहेगा, रटना नहीं है जी, समझना है। तो यहां मैंने लिखा है, उसको छोड़ देते हैं और मैं आपको समझाता हूं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की परत जम जाती है, जिसके कारण उसे जलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन की परत जमी हुई है, इसीलिए उसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। तो उसी को मैंने लिख दिया, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बनता है। ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो किस लिए हम लोग उसको साफ करते हैं, क्योंकि उस पर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। और किस कारण जमती है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके से अभिक्रिया के फलस्वरूप उस पर परत जम जाती है। कोई दिक्कत अब नहीं है, दिक्कत तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैंने कुछ प्रश्न लिखा, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन को लिखते हैं हम लोग H, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं H, और क्लोरीन को क्या लिखते हैं Cl। और ये दोनों कैसे हैं, तो गैस है इसलिए 2 लिख दिए। और तो जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, हमारा बनेगा HCl। क्या बनेगा, हमारा HCl बनेगा। तो अब देखिए संतुलित करना किस आधार पर संतुलित करते हैं हम लोग, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर संतुलित करते हैं। और जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, उस विधि को कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि सबसे छोटी गुणांक का उपयोग कर समीकरण को संतुलित करने का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहां जो तत्व है उसको लिख देंगे। तो यहां हाइड्रोजन कितना है, यहां हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 2, और तीर चिन्ह के इधर हाइड्रोजन कितना है, एरो के इधर हाइड्रोजन है 1 और क्लोरीन भी है 1। तो हमको कितना चाहिए, इधर 2, तो यहां कितना से गुना करना होगा, 2 से। तो यहां 2 से गुना किए तो यहां भी गुना होगा 2 से। तो अब देखिए ये जो समीकरण है संतुलित हो गया। 2 इधर भी 2 हाइड्रोजन 2, तो इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, तो इधर भी क्लोरीन 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, BaCl2, और एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 तो ये AQ का मैंने पढ़ा दिया। AQ किसे कहते हैं, संकेत। AQ किसका संकेत है, तो AQ संकेत है, AQ किसका संकेत है, तो AQ जलीय विलयन का संकेत है, इसीलिए AQ का उपयोग किया गया है। तो अब चलिए कराते हैं अभिक्रिया। तो BaAl2, तो BaAl2 को विस्थापित कर देगी। यहां कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो यहां अभिक्रिया हो रहा है विस्थापन। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो
Al2 को विस्थापित करके SO4 के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ हो जाएगा BaSO4 और यहाँ हो जाएगा AlCl3। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ लिख देना है Ba कितना है, Ba कितना है, इधर देखिए Ba कितना है 1, Cl कितना है 2, Bl कितना है 1, Cl कितना है 2 और एल्युमिनियम कितना है 2 और SO4 कितना है, S कितना है, S हमारा 3। तो देख लीजिए आप लोग को मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ समझाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरे पास एक अच्छा पढ़ाने के लिए जरिया साधन नहीं है, तो मैं मोबाइल से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर यदि आपको कोई टेंशन है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक अच्छा पीडीएफ बना दूंगा। तो इसका आंसर आप देख के लिख लीजिए। अब आगे बताता हूं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था और संकेत को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। तो जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन को अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो जल का क्या होता है सूत्र, जल का सूत्र होता है, जल में हो रहा है अभिक्रिया तो जल का सूत्र तो जानते हैं आप लोग, क्या होता है H2O। H2O किसका सूत्र है, H2O सूत्र है, H2O सूत्र होता है जल का, H2O जल का सूत्र है। तो अब यहाँ क्या बेरिलियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है BaCl2 और जल में इसलिए Aq और सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा BaSO4 और NaCl और संतुलित कर देंगे इसे हम। तो वैसा ही हम लोग लिख दिए। उसी प्रकार हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, जो मैं आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14, जो सबसे ज्यादा पीएच मान वाला है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए, आपका पेपर आपसे सीधा पूछेगा कि सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होता है, तो सबसे ज्यादा पीएच मान सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। कितना होता है 4। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान पूछेगा, तो हाइड्रोलिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है 1.2, कितना होता है 1.2। कोई दिक्कत नहीं यार। जल का पीएच मान, आशुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग कर सफेदी के लिए होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। सफेदी मतलब होता है पेंट करने के लिए, पचौड़ा करने के लिए। तो किसका उपयोग होता है, तो इसका होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का क्या सूत्र होता है CaO। क्या सूत्र होता है CaO। तो इसका सूत्र भी लिखे, तो लिखा है नाम, तो नाम क्या होगा बिना बुझा हुआ चूना का नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं कली चूना। क्या कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना को, बिना बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं, अरे जिसे क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं कली चूना। बिना बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं। फिर आगे का प्रश्न है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जल का सूत्र होता है H2O होता है, जल का क्या सूत्र होता है H2O, और जो कली चूना है उसका सूत्र होता है CaO और H2O जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है CaOH2। कोई दिक्कत नहीं। जिसको क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना, CaOH2 होता है। अब आगे देखते हैं। क्रियाकलाप वाला प्रश्न नहीं आता है तो मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन भी बता देता हूं क्योंकि क्रियाकलाप आता नहीं है, बस इसे देख ले। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित
गैस की मात्रा को दूसरी की दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो इसमें हम लिखे हैं, हमें ज्ञात है कि जल का 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिलाकर बना है, अर्थात H अर्थात H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात कितना होता है, यह भी क्वेश्चन है। 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 में संयोग करने से बना है, अतः जल का वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसीलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन है की मात्रा दुगुनी है। जैसे कि हम लोग एक परख नली है कि मैं बता देता हूं, एक परख नली में जब गैस प्रवाहित करते हैं, जल में गैस प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एनोड ऋण आवेशित होता है और कैथोड धन आवेशित होता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस कैथोड पर एकत्रित होती है और एनोड ऑक्सीजन पर एकत्रित होती है। कोई दिक्कत? तो अब आगे देखते हैं। यह है परख नली। देखिए परख नली है, ऑक्सीजन ए परख नली है, जल है, परख नली में जल डाला हुआ, ग्रेफाइट है, जल डाल दिए, 6 वोल्ट का बैटरी डाल दिए, स्विच डाल दिए, स्विच डाला हुआ प्लास्टिक का मग है, हाइड्रोजन है, तो इसमें कौन सा गैस निकल रहा है? एनोड। एनोड और कैथोड। तो एनोड क्या है? एनोड से निकल रहा है हमारा ऑक्सीजन और कैथोड से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन का 2 गुना इसलिए होता है ऑक्सीजन। तो पूछ दे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2। और भार का अनुपात कितना होता है? तो भार का अनुपात होता है 2:1 होता है, 2:1। फिर जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा, जब कॉपर सल्फेट, ये विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कील Fe कॉपर ज्यादा विस्थापित कर देता है। जैसे यही उसी को मैंने लिखा, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट में के विलयन में डुबोया जाता है तो नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe मतलब लोहा, Cu कॉपर तांबा से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है, और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। इस अभिक्रिया इस प्रकार होती है। यह विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, जैसे CuSO4 नीला रंग का है और कॉपर जो अभिक्रिया के बाद हल्का हरा रंग का बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोहा है, लोहा कॉपर तांबा से अधिक अभिक्रियाशील है, और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को सल्फेट से विस्थापित कर देता है। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। PbNO3 क्रियाकलाप में भिन्न द्विस्थापन का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा, एक द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। फिर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को उपचयित पदार्थों की पहचान करिए। तो यहाँ उपचयित पदार्थ कौन है? पहला में 4Na, और तो इसको लिखते हैं, इस अभिक्रिया में सोडियम Na ऑक्सीजन का उपचयित है क्योंकि Na में O2 संयोग हो रहा है। तो उपचयन किसको बोलते हैं? उपचयन किसको बोलते हैं? अपचयन किसको बोलते हैं? यह भी मैंने पढ़ा दिया है, तो इसे मैं समझा नहीं रहा हूं, यह मैं पढ़ा चुका हूं, इसे मेरे पहले वीडियो में देख लें। तो उपचयन है, यहां भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब प्रश्न उत्तर बना लेंगे, देख लीजिए। Na O2 से संयोग हो रहा है और O2 उपचयित होने वाला पदार्थ है, अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाले क्रमशः Na और O2 है। अब दूसरा क्वेश्चन का भी बता दिया, ये दे। फिर पाठ्य पुस्तक के हल, ये कहाँ के प्रश्न थे? ये जो बीच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था, अब पाठ्य पुस्तक के हल आते हैं। तो मेरा प्रश्न पूछा गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या अभिक्रिया है? PbO और C। तो क्या हो रहा है? सीसा उपचयित हो रहा है। देखिए, उपचयित कम अपचयित मतलब ऑक्सीजन का ह्रास, हाँ उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा है, हो रहा है। तो A और B, तो A और B कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A और B सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए, सीसा अपचयित हो रहा है, अपचयित मतलब होता है, बता देता हूं, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि, और उपचयन का मतलब, उपचयित मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि। तो कार्बन में उपचयित हो रहा है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन सी है तो वहां उल्टा लिख दिया है, इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होंगे। कोई दिक्कत? अब आगे का प्रश्न, Fe2O3
Fe2O3 और 2Al में कौन सी अभिक्रिया है? तो ये तो सिंपल दिख रहा है, Al2 Al, तो जो Al है एल्युमिनियम Fe को विस्थापित कर दे रहा है, तो इस कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ये आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं, लौह चूर्ण पर तनो हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाई। जब लोहे के चूर्ण पर हाइड्रोजन, जब लोहा चूर्ण को बोल देते हैं Fe में हाइड्रोजन गैस देंगे HCl, तो क्या होगा? FeCl2 FeCl3 प्लस आयरन हाइड्रोजन गैस H2 बनेगा, तो इसे संतुलित कर देंगे। अरे लिखा नहीं रहा है भाई, रुको 1 मिनट, फिर से मैं बता देता हूँ। जो हाइड्रोजन क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। इसका सूत्र कैसे होगा? देखिए, हाइड्रोजन Fe में HCl डालेंगे तो क्या होगा? FeCl3, इसका परमाणु संख्या 3 होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यही लिख दिया। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? आयरन क्लोराइड। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे मैं इसको भी मैं कर देता हूँ 10 का हैशटैग दे देता हूँ, क्योंकि ये क्लास 10 में आने वाला है। जब किसी रासायनिक समीकरण के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की बाईं ओर मतलब LHS और दाईं ओर RHS के बराबर होती है, RHS के बराबर होती है, तो उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकार को और तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में तत्वों और परमाणुओं की कुल संख्या। इसका भी मैंने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। ये इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, यहां से लिख सकते हैं, जैसे कि यहां से लिख सकते हैं। यहां तक किसी रासायनिक से विनाश होता है ना ही विनाश होता है, तो इसमें अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान अतः बराबर होना चाहिए, तो रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, एल्युमिनियम। निम्न प्रश्न 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करिए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है, तो अमोनिया का सूत्र होता है नाइट्रोजन का सूत्र होता है N, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H, और अमोनिया बनाता है तो इसमें 2 लग जाएगा NH3। तो इसको संतुलित करना, तो यही मैंने आगे लिखा है। देखिए, हाइड्रोजन H2 और Na2, तो NO3 और यहाँ 2 डाल दिए। हाइड्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 2, तो 2, और हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? तो हाइड्रोजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ कितना हो गया? 3 और 2 6, 3 लिख दिए। फिर अगला है, तो इसे आप देख लीजिए, इसे उतार लीजिएगा, देख लीजिए। अब आगे देखते हैं, ये भी संतुलित वाला है, तो संतुलित वाला मैं बस दिखा देता हूं, इसे मैं समझा दूंगा एक वीडियो बनाकर। जैसे HNO3 है, तो सब संतुलित वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे का पेपर आपसे डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट। अब आगे देखते हैं, यह भी है संतुलित वाला, इसको भी आप देख लीजिए। यहीं से मैं बता दे रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, मैं इसका एक वीडियो भी बना दूंगा। अब सब संतुलित वाला क्वेश्चन है, सब संतुलित वाला। अब एक प्रश्न आता है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित बताइए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण होगा Ca+
कार्बन में जब हम लोग ऑक्सीजन देंगे तो CO2 बनेगा और उष्मा भी बनेगा। इसी प्रकार उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात CaO अपघटन उष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि उसमें उष्मा का ऊर्जा अवशोषित होता है, मतलब जो अवशोषित होगा उष्मा उसमें शोषी और जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको कहेंगे हम लोग उष्मा छेपी। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या होगा, CaCO3 में जब हम लोग उष्मा देंगे तो बुझा हुआ चूना बनेगा, CaO बुझा हुआ चूना मतलब कली चूना, और CO2 गैस निकलेगा। यहां पूछा है श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो उष्मा छेपी क्यों कहते हैं, क्योंकि उष्मा छेपी का सबसे पहले परिभाषा हो जाएगा, क्योंकि उष्मा छेपी मतलब होता है ऊर्जा उत्पन्न होना। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो हमारे भोजन से अभिक्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण करती है और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है, इसीलिए इसे हम उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो इसी को मैंने लिख दिया। श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, दो कारणों से कहा जा सकता है। पहला कारण कहा जाता है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन को संयोग कर CO का मतलब CO और जल बनाते हैं, और दूसरा इस अभिक्रिया में उष्मा निर्मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को इस प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक वियोजन और संयोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों कहा जाता है, ये भी वेरी ये आया है 2024 में आ चुका है ये प्रश्न, इसको आप देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिख। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में घटित होते हैं, जैसे उदाहरण दे दिया, परंतु संयोजन में इस अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एक एकल पदार्थ का निर्माण करते, एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण दे दिया, इसमें FeSO4 में जब उष्मा प्रवाहित करेंगे तो फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और इसमें जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराएंगे तो H2O जल बनेगा। कोई दिक्कत नहीं? तो अब उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिख जो उष्मा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 2024 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। तो इसको VVI की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो उष्मा के द्वारा वियोजन के लिए उष्मा के लिए वियोजन लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट में जब उष्मा देंगे तो PbO बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। फिर प्रकाश के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को Ag मतलब चांदी और बेरिलियम को अभिक्रिया कराएंगे तो सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो Ag और Br2 अलग हो जाएगा। फिर विद्युत के द्वारा जब जल में विद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर हाइड्रोजन और कैथोड पर ऑक्सीजन बैठ जाएगा। विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखे। विस्थापन एवं द्विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर एवं समीकरण। तो विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnCuCl2, तो Cu को Zn विस्थापित कर देगा और ZnCl2 बनाएगा और Cu गैस, Cu मतलब साइड में हो जाएगा। और इसी प्रकार द्विस्थापन अभिक्रिया में आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। द्विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे NaOH तो Na आयन Cl से हो जाएगा NaCl और H और H2O का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत? सिल्वर के शोधन में नाइट्रेट के विलयन से प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए समीकरण लिखे। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 और कॉपर का सूत्र होता है Cu। तो अभिक्रिया कराएगा तो हो जाएगा CuNO3 2 प्लस Ag। ये शोधन के लिए अभिक्रिया के लिए समीकरण हो गया। अब आगे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ मैंने क्या लिखा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 और NaCl। तो AgCl एक सफेद अवक्षेप है, इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा
अवक्षेपण अभिक्रिया, ये हमारा हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं, तो ऑक्सीजन के योग और ह्रास के निम्न पदों के लिए व्याख्या कीजिए। तो अब उपचयन, तो उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की हानि, यही मैंने लिखा, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की हानि को उपचयन कहते हैं। और अपचयन कहते हैं जिसमें अपचयन क्या होता है, तो अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की हानि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसके लिए एक उदाहरण देख लीजिए। अब आगे देखते हैं, एक भूरे रंग का चमकदार, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं आएगा, जो आएगा हाँ ये आ सकता है, ये भी वेरी वेरी, ये भी आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी आई है, भी आई है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो बताइए पेंट क्यों करते हैं। तो जब लोहे की वस्तुएं आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, तो हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। यही मैंने यहाँ लिखा, लोहे की वस्तु हवा, आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी, आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारण जंग नहीं हो पाता, लोहे को पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता है। तो पेंट इसलिए करते हैं। फिर तेल युक्त वसा नाइट्रोजन क्यों प्रभावित किया जाता है, जिससे विकृत गंधिता से बचाने के लिए उस पर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन डालेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए उसके स्थान पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और जो नाइट्रोजन गैस है N2 ये ऑक्सीजन से हल्की गैस है, ऑक्सीजन से हल्की गैस है। नाइट्रोजन बराबर 78% है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है, हल्की गैस है और ऑक्सीकारक के प्रभाव को रोकती है। तो इसी को मैंने लिखा, तेल एवं वसा युक्त तेल पदार्थों को नाइट्रोजन इसलिए प्रवाहित नहीं किया जाता क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद अपचयित होने के कारण बदल जाता है। वही मैंने कहा, अपचयित होगा तो उसका जो गंध है और स्वाद है बदल जाएगा। नाइट्रोजन एक क्या है, प्रतिऑक्सीकारक है, जो इन पदार्थों को उपचयित होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना मैं भी लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। ये परीक्षा की दृष्टि से आपका प्रश्न जो सेम टू सेम है वही पूछ देगा, तो आप इसमें बस जो मैं बता रहा हूं उसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कहते हैं। तो अगला मेरा प्रश्न कहता है, संक्षारण और विकृत गंधिता के उदाहरण दीजिए और उनका वर्णन। तो संक्षारण, जब कोई धातु वायु उपस्थिति में आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण हो तो उसे जंग लगना कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण मैं नहीं समझा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अब आगे देखते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, जिसके कारण इसके स्वाद और गंध बदल जाता है। इस कारण प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के रोकने को नाइट्रोजन के प्रतिऑक्सीकारक से मिलकर वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। अब आगे देखते हैं, उदाहरण दे दिए कि चिप्स की थैली में लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाएंगे और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने में स्वाद खट्टा हो जाता है, इसे खराब गंध आने लगती है, यही उपचयित हो जाता है। कोई दिक्कत? तो हमारा आज का प्रश्न, जितना भी प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण था सब खत्म हुआ। तो आप लोग जितना भी प्रश्न उत्तर है देख लीजिए, उतार लीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। आपको 2025-26 बोर्ड फोड़ना है। आज टारगेट सेट कर लीजिए कितना लाना है। मेरे चैनल में पढ़ने वाले का तो 90+ आ जाएगा, बस आपको पढ़ना है, रेगुलर वीडियो देखना है, आपका 90% प्लस पक्का आएगा, पक्का।